नमस्कार, मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमपी का सत्ता संग्राम। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव नाक का सवाल बना है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। दोनों पार्टियां कमर कस चुकी हैं, प्रचार जोरों पर है, अपने अपने पाले में नेताओं को लाने की और जनता को लुभाने की कोशिश है। 29 नवंबर से पहले उपचुनाव होंगे, यह ऐलान हो चुका और इसके बाद काफी हलचल बढ़ चुकी। मुकाबला कड़ा होगा और दिलचस्प भी रहेगा। उपचुनाव से पहले आपको प्रत्येक सीट का, हर विधानसभा क्षेत्र का पूरा हाल बताएंगे। आज बात होगी आगर और बमोरी विधानसभा सीट की, यहां के समीकरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं एमपी का सत्ता संग्राम। तो मध्य प्रदेश की जिन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उनमें आगर सीट भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। आगर सीट की आज हम चर्चा करेंगे। यह सीट बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित रही है। बीजेपी इस सीट पर फिर से अपना कब्जा जमाने की रणनीति भी बना रही है। इधर कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कामकाज और प्रदेश में तख्ता पलट को मूल मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि आगर विधानसभा सीट में अब चुनावी समीकरण क्या कहते हैं। आगर जिले का आगर विधानसभा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ ज्यादातर परम मतदान होता है, जिसमें अधिकतर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। इस सीट में शहरी क्षेत्र सिर्फ जिला मुख्यालय आगर ही है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र है। बड़ौद, कानड़, तनोड़िया और पिपलोन जैसे छोटे कस्बे इस विधानसभा क्षेत्र के हिस्से हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण पर। आगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,17,369 मतदाता हैं। इनमें 1,12,009 पुरुष मतदाता और 1,05,355 महिला वोटर हैं। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ मालवीय, सूर्यवंशी, सोंधिया राजपूत और बंजारा समाज के लोग ज्यादा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ बीजेपी के मनोहर ऊंटवाल जीते थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े को करीब 2,490 वोटों से शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत 82.97% रहा था। बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। आगर विधानसभा सीट अब उपचुनाव के लिए तैयार है। हालांकि तारीखों का ऐलान बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी जहां सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की रणनीति बनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कामकाज के आधार पर जनता की भी जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में हुए तख्तापलट को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मुद्दे जो है वो जनता का दर्द है, मैं उसे हथियार नहीं मानता। और जनता ने जिन्हें वोट दिया, अगर वो मैदान छोड़कर भागते हैं, वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देते हैं, तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने अपना मतदान उनके पक्ष में किया। और जनता ने अगर उन्हें मौका दिया था तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार से खफा होकर उन्हें मौका दिया था। कोई बात नहीं था, कैसा भी रहता हो, आप राजनीति में कॉम्पिटिटर होते होंगे, एक दूसरे की आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा अच्छा से अच्छा आलोचक भी होगा और आप जाकर के उसको हृदय से पूछना कि अंतर मन से बोलिए कि गोपाल वर्मा ने क्षेत्र के लिए ऐसा कौन सा गलत काम किया हो, बता दें। मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को भाजपा ने 3 बार टिकट दिया और मुझ पर भरोसा जताया, और भाजपा के भरोसा जताने के कारण मैं इतना कुछ कर पाया और उस पर खरा उतरना। आगर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र और प्रदेश स्तर की घोषणाओं और योजनाओं का ज्यादा असर रहता है। मौजूदा राजनीतिक उठापटक का इस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि ये सीट मनोहर ऊंटवाल के निधन के चलते खाली हुई है। हालांकि कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कामकाज को यहाँ ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। वहीं उठापटक की सियासत ने कुछ हद तक
बीजेपी की छवि भी खराब की है। इस सीट पर जातिगत समीकरण भी नहीं चलते हैं। पिछले चुनावों में जीते उम्मीदवारों को देखें तो पता चलता है कि इनकी जाति से ज्यादा मतदान नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अच्छे वोटों से जीत हासिल की। मनीष मारू, IBC 24। वैसे कहते हैं कि चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते रहे हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही कि हर चुनाव का एक भावनात्मक मुद्दा या एक ऐसा इमोशनल साइड होता है जिस पर नेता और पार्टियां खेलती हैं। अब की बार 27 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी एक कॉमन मुद्दा है, कॉमन सेंटिमेंट है, और वो दल बदल का, धोखे का, सत्ता पलट का है। हालांकि कांग्रेस सरकार के गिरने गिराने वाली सियासत का इलाके से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। ये सीट बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई। तो ऐसे में क्या है इस विधानसभा के स्पेशल मुद्दे, यहां की असल समस्याएं, इनको भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाला उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बन चुका है। वजह है मौजूदा सरकार का बने रहना या जाना इसी पर निर्भर करेगा। अपने मंत्री पद, विधायकी से इस्तीफा देने वाले चेहरों के लिए भी अग्नि परीक्षा है। उनका राजनीतिक करियर फिलहाल दांव पर है। हालांकि इस तख्ता पलट से आगर का दूर दूर तक कोई सीधा सियासी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी धोखा, खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के आरोपों के बीच चुनाव हैं, तो इसका असर चुनावी माहौल पर भी साफ दिख रहा है। इन सभी आरोपों से विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की छवि को धक्का लगा है। जनता बीजेपी से नाराज बताई जाती है और कांग्रेस लोगों की इस नाराजगी को उभारने की पूरी कोशिश में है। वैसे तो ये गढ़ बीजेपी का रहा है, बावजूद इसके मुकाबला कड़ा रह सकता है। सरकार गिरने गिराने के आरोपों के अलावा अब की बार आगर में इलाके के बुनियादी मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ना तय है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट ज्यादातर ग्रामीण परिवेश वाली है। शहरी क्षेत्र केवल जिला मुख्यालय यानी आगर ही है। ग्रामीण परिवेश में लोगों की आय का प्रमुख जरिया खेती किसानी है। इलाके में संतरे की खेती बहुतायत में होती है। संतरा किसानों की बरसों से मांग है कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में भी वायदे तो कई बार हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। नतीजतन कई संतरा किसानों ने नुकसान के चलते संतरे की खेती ही बंद कर दी। अपार संभावना के बावजूद इलाके में कोई बड़ा उद्योग नहीं है जो स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार दे पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को देखते हुए कमलनाथ सरकार ने करीब 600 करोड़ की योजना का ऐलान किया, जो अब शिवराज सरकार आने के बाद संशय की स्थिति में है। इसके अलावा लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर भी कई बार मांग उठी है। कुल मिलाकर इलाके की कई पुरानी मांगें और बिना समाधान वाली बरसों की समस्याएं, अधूरे वायदे और मौजूदा आरोप प्रत्यारोप इस इलाके के प्रमुख सियासी मुद्दे हैं। जनता दरबार में कौन सा दल इन्हें बेहतर पेश करता है और किन पर जनता भरोसा करती है, ये जल्द पता चल जाएगा। मनीष मारू, IBC 24, आगर। तो आगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के पॉलिटिकल एक्टिविटियां यानी सियासी सरगर्मियां इस इलाके में भी काफी तेज हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार बेहद सक्रिय हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और पूर्व विधायक गोपाल परमार प्रबल दावेदार बताए जाते हैं, तो कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े बेहद सक्रिय हैं और अपनी दावेदारी जता रहे हैं। बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद से ही आगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते चुनावी माहौल थोड़ा ठंडा रहा। लेकिन अब फिर यहाँ चुनावी माहौल गर्मा गया है। दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी की बात करें तो फहरिस्त लंबी है। हालांकि पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर और पूर्व विधायक गोपाल परमार मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। रेखा रत्नाकर 2003 में विधायक रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक बार ही चुनाव लड़ा है। इनके भाई अनिल फिरोजिया वर्तमान में उज्जैन से बीजेपी सांसद हैं। पिता भूरेलाल फिरोजिया जनसंघ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए इनका दावा मजबूत माना जा रहा है। दूसरा नाम है गोपाल परमार। गोपाल परमार यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं।
1993 में बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते। इसके बाद 2014 में विधानसभा उपचुनाव में भी गोपाल परमार की जीत हुई। इस लिहाज से गोपाल परमार भी प्रबल दावेदार हैं। पार्टी अगर मुझे जनता के जन समर्थन और स्नेह के आधार पर मौका देती है तो निश्चित मैं आगर की फिर से सेवा करना चाहूँगी। सबसे मूलभूत समस्या थी बिजली, पानी और सड़क। हमने इन तीनों समस्याओं को बहुत गंभीरता से लिया। हम मेरे क्षेत्र के लोगों से एक परिवार जैसा प्यार मिला और एक परिवार जैसा ही आज तक उनके साथ व्यवहार रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता का मेरे साथ स्नेह और आशीर्वाद है वो बहुत मजबूती के साथ है। और अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा। मेरे लिए आगर की जनता ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं 1993 में भी विधायक रहा। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और 2014 में भी मुझे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का अवसर मिला। ऐसा कौन से फील्ड में ऐसा काम नहीं हुआ होगा। और यहाँ तक आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस पूरे समय को इसलिए बनाया कि पूरे क्षेत्र की तमाम सड़कें गांव की गांव ऐसा नहीं रहे कि जहाँ पर सड़क न बने, सारी सड़कें बना दी गई मेरे को। और मैं क्या बनाने वाला, पार्टी ने हमको मौका दिया था, इसलिए सेवा करने का हमने भरपूर उसका लाभ लिया। आपने देखा होगा कि यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने में भी रुचि, जो काम कोई भी नहीं करना चाहता वो मेरी रुचि हो जाती है। चलो यार इस फील्ड में अपने भी काम पे तमाम काम करने के लिए अपने तैयारी पूरी कमर कस करके पूरे क्षेत्र की जनता की दिल से सेवा की। और सबसे बड़ी बात उपलब्धि ये रही कि मुझे कलंकित होने से कोई कलंक नहीं लगा सका कि भाई ये गोपाल वर्मा ने ये गलत काम किया। किसी भी फील्ड में हो कोई वो आरोप बात करना आसान होता है मनीष भाई, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। कांग्रेस की लिस्ट में एक ही नाम सबसे प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, वो है विपिन वानखेड़े का। विपिन वानखेड़े ने 2018 का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी। विपिन वानखेड़े NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पास युवा कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं से सीधा संपर्क है। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को बड़ी टक्कर दी थी। वो महज 2490 वोटों से चुनाव हारे थे और इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव में उन्हें रिपीट कर सकती है। देखिए, मैं तो बोलता हूं कि ये कोई दावा करने वाली बात नहीं है। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी सर्वे एजेंसी गांव में चले जाए, गांव में जाकर किसानों से खुद पूछे कि आपका कर्जा माफ हुआ है या नहीं हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ इस बात को बोलता हूं कि हमारे क्षेत्र में आगर में किसानों का पूरा 2 लाख तक का कर्जा माफ हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जनता की सेवा है। आप जनता के लिए कितने उपलब्ध रहे, आपने जनता की कितनी सेवा करी, आप उनके कितने सुख दुख में जाकर खड़े हुए, आपने उनके क्षेत्र के विकास के लिए, उनके गांव के विकास के लिए क्या किया। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैं जनता के साथ परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में हर समय खड़ा रहा हूं और इस बात का मुझे भी बहुत अच्छे से आभास है और हमारे क्षेत्र के हमारे सभी परिवारजनों को भी बहुत अच्छे से आभास है। प्रदेश की राजनीति में बदले हालात के बीच आगर सीट पर भी उपचुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ 21 साल का सूखा खत्म करने की कोशिश में है, तो बीजेपी हर हाल में अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। आप देख रहे हैं एमपी का सत्ता संग्राम, जिसमें आपको 27 सीटें जहां उपचुनाव होने हैं, हर एक सीट का पूरा हाल आपको बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुना की बमौरी विधानसभा सीट की। इसके समीकरण क्या, ये समझने की कोशिश अगर करें तो सबसे बड़ी भूमिका आदिवासी वोट बैंक की इस पूरे इलाके में रही है। ये वोट बैंक चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाता आया है और इसके अलावा किसानों की हर छोटी बड़ी समस्या यहां मुद्दा बनती और किसानों को मदद करने वाला नेता अक्सर लोगों की पसंद हुआ करता है। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिसने किसानों को साधा, जिसने इस बड़े वर्ग को साधा, वही यहां विजयश्री हासिल करेगा। इस क्षेत्र में बीएसपी का भी अच्छा खासा दबदबा रहा है, इसीलिए बीएसपी की भूमिका चुनाव में अहम रहेगी, ये तय है। इनकी वोट बैंक जिस तरफ जाएगी उसकी जीत बड़ी आसान दिखेगी। चलिए समझते हैं दरअसल बमौरी का सियासी हाल है कैसा।
बमोरी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन इस बीच जनता की समस्याएं आज भी वही हैं जो पहले चुनाव के समय थी। विधानसभा क्षेत्र बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। ये बमोरी का तो एक ऐसा है, बमोरी 100% देहाती विधानसभा है। हम कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात करें तो ना वहाँ लोगों की कोई बहुत ज़्यादा ऐसी अपेक्षा है। वहाँ तो आप सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई ये आप बनवा दें। इन चीज़ों पे आप करते जाएं, लोग अपने आप मेहनत करते हैं और खुद का परिश्रम करके अपना वो कर रहे हैं खेती। इसमें सरकार तो उनकी कोई खेती मदद कर नहीं रही है, केवल ये कर सकती है सरकार की बिजली सस्ती दे, उनको पानी सिंचाई की उपलब्ध कराए। तो ये कमलनाथ जी सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चालू किया था। आज भी यहाँ के लोगों को आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़े शहर का रुख करना पड़ता है। डिग्री कॉलेज का अभाव में उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर ही जाना पड़ता है। कृषि उपज को बेचने के लिए किसान परेशान होते हैं। यहाँ के ज्यादातर अधिकारी कर्मचारी गुना से अप डाउन करके नौकरियाँ करते हैं। बमोरी विधानसभा में सिर्फ एक ही तहसील है, बमोरी। इसके अलावा म्याना, सिरसी, मार्की मऊ, फतेहगढ़, कॉलोनी ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर हाट बाजार लगते हैं। चुनाव के लिहाज से देखें तो कुल 1,95,694 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,02,911, जबकि महिला मतदाता 92,783 हैं। जातिगत गणित के लिहाज से सहरिया जाति का दबदबा है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े बमोरी विधानसभा ने प्रदेश के दोनों बड़े दलों के प्रत्याशियों को विधानसभा भेजा है, लेकिन खुद इलाके की तकदीर नहीं बदल पाई। लोगों ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा भी है। नीरज योगी, IBC 24। तो बमोरी विधानसभा के चुनावी गणित को थोड़ा समझने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं कि 15 महीने की सरकार यहां पर कितने विकास कार्य करवा पाई है, यहां की जनता को क्या लाभ मिल पाया है, क्या वर्तमान में अब जब सरकार बदली तो यहां की समस्याओं पर सरकार का फोकस हो पाया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अनसुलझे हैं, जो चुनाव में किसी का गणित बिगाड़ेंगे और किसी का बनाएंगे। 15 साल बाद जब 2018 में मध्य प्रदेश की सरकार बदली तो बमोरी के लोगों को उम्मीद थी कि अब विकास का रास्ता उनके घर की ओर भी आएगा। लेकिन बीते 15 महीने में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सभी दावे हवाई होते देख लिया। किसानों के लिए फसल ऋण माफी और हाफ बिजली बिल दोनों बड़े मुद्दे रहे। इन मुद्दों पर दोनों तरफ से बस आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। इन दो पार्टियों के दावों के बीच किसान और नौजवान पिसते रहे। चुनाव के दौरान तो बहुत से मुद्दे हैं। जैसे कोई भी आते हैं बोल जाते हैं ये करवाएंगे वो करवाएंगे। अगर बमोरी में मंडी होती तो हमारा व्यापार थोड़ा और अच्छा चलता, या कोई हाईवे टच हो जाता बमोरी से तो थोड़ा और अच्छा लगता है ना। अगर कॉलेज की मंजूरी है लेकिन आज तक कोई उसकी वो चालू नहीं हुआ। विकास का मेरा एक प्रकरण चल रहा है मध्य प्रदेश शासन में, आज कम से कम 2 साल हो गई। CM हेल्पलाइन पे उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं और इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, वन मंत्री के बगैर सबके आदेश होने के उपरांत भी जिला प्रशासन द्वारा निराकरण नहीं हो रहा है। जनता को आवश्यकता है सर, प्रथम नंबर की यहाँ SDO कोर्ट होना चाहिए, दूसरी बात यहाँ मंडी होना चाहिए और यहाँ कॉलेज होना चाहिए। ये 3 चीजें कम से कम ऐसी हैं कि यहाँ के लिए, क्योंकि विधानसभा भी है, तहसील भी है, विकास खंड भी है, 80 पंचायतें लगी हैं, पर यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या? तो शिक्षा में बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ के बच्चे गुना जाते हैं पढ़ने,
जबकि कॉलेज जहाँ था तो हमारे बच्चे यहीं पढ़ते। पिछली सरकार में न तो छात्रों को नए स्कूल मिले, न ही इलाज के लिए कोई अस्पताल खुला। जहां कांग्रेस का दावा है कि किसानों की कर्ज माफी की गई है, वहीं बीजेपी नेताओं का किसान कर्ज माफी को लेकर अपना दावा है। अगर सरकार अपने वचन पत्र के दावों पर अडिग रही तो उन्हें ये कदम नहीं उठाना पड़ता। बमोरी क्षेत्र के सम्मान में कांग्रेस मैदान में पिछले 1.25 साल के कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही थी, हर वर्ग को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन स्वार्थी तत्वों ने अपना स्वार्थ पूरा न होने पर और भ्रष्टाचार का उपयोग करके बड़ी राशि प्राप्त करके कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इतना बड़ा जो क्षेत्र की जनता के और किसानों के साथ हमारे माननीय महेंद्र सिसोदिया जी ने जो न्याय किया है उसका जवाब देने के लिए अब टाइम आया है कि क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पद छोड़ा। अगर ये बीमा दे देते समय पे, कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार बीमा दे देती, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देती, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जो उन्होंने 51,000 रुपये बोला था वो दे देती, संबल योजना बंद नहीं करती, तो शायद इतना बड़ा स्टेप ये नहीं लेते। और इन्होंने इसका इतना बड़ा इन्होंने त्याग किया, इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता उसका जरूर सम्मान करेगी। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से जनता का भरोसा जीतने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। दोनों दलों के नेता क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचने भी लगे हैं। जनता इस बार किसके दावे पर भरोसा करती है ये तो समय ही बताएगा। नीरज योग, IBC 24। तो ये था बमोरी सीट का हाल और 2 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा चुनावी गणित लेकर फिर हाजिर होंगे। खबरों अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।